फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से क्या डिस्कस करने वाला हूं। गाइस, यूपी बीएड की जो काउंसलिंग की डेट है वो क्लियर हो चुकी है, जो इसी मंथ के 17 सितंबर को स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग की जो दिशा निर्देश हैं, जो काउंसलिंग की गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम यूपी बीएड काउंसलिंग के जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें जेई बीएड 2021-23 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है, काउंसलिंग में प्रतिभाग ले सकते हैं या ले पाएंगे। बीएड 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय या उसकी वेबसाइट पे www.lkouniv.ac.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपकी जो विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम है वो आपकी लखनऊ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर शो किया जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। काउंसलिंग चक्र, जो आपकी एक काउंसलिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से है। उसमें काउंसलिंग चक्र होगा आपका, फर्स्ट काउंसलिंग राउंड होगा, पूल काउंसलिंग राउंड होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे पूल काउंसलिंग राउंड होगा आपका। फिर आपका होगा सीधा एडमिशन राउंड होगा, जो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश चक्र होगा। जो अल्पसंख्यक हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, उनका डायरेक्ट एडमिशन के बारे में राउंड 4 में बात कही जाएगी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकताएँ क्या क्या हैं, क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो शुल्क वापसी, अगर यदि कोई शुल्क वापसी होती है तो उसके बारे में आपको आपकी डिटेल्स, जो बैंक खाते की आपने डिटेल भरी होंगी, उसमें आपको वापस की जाएगी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये खाता अभ्यर्थी या उसके माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए। मतलब कि जो आपकी शुल्क वापसी अगर होती है तो आपका जो खाता हो आपके नाम हो, आपका जो बैंक अकाउंट में खाता है वो आपके नाम या आपके पेरेंट्स के नाम, पेरेंट्स में आपके माता या पिता के नाम पे वो अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम कॉलेज की फ़ीस और पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज की फ़ीस वापसी इस खाते में की जाएगी। कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है, अगर कोई भी कैंडिडेट है उसको सीट जो है नहीं अलॉट हो पाती है, तो जो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई जो पहले अग्रिम कॉलेज की फ़ीस थी, वह काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इसी खाते में की जाएगी। ठीक है गाइज, अगर आपको सीट नहीं मिल पाती है तो काउंसलिंग की जो पूरी फ़ीस थी, आपने जो काउंसलिंग की पूरी फ़ीस दी थी, वो आपको इसी अकाउंट में मिल जाएगी। अकाउंट आपके मम्मी या पापा के नाम होना चाहिए या आपके नाम होना चाहिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने जनधन खाते का विवरण ना भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण इस खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जनधन खाते का, अगर कोई भी कैंडिडेट है उसका अगर जनधन खाते में अकाउंट ओपन हुआ है, जनधन खाते के तहत उसका अकाउंट ओपन हुआ है, या उसके मम्मी या पापा का अकाउंट जनधन खाते के तहत आता है, तो वो अपने इस अकाउंट को उसमें ना ऐड करे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे अभ्यर्थी को अपना निम्नलिखित विवरण देना होगा। जैसा कि आपके यहाँ पे देख रहे हैं, निम्नलिखित विवरण में जब जो भी आपकी फ़ीस है, जो अगर आपको सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो वो जो पैसा आपका आपने जमा किया होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट में आने के लिए आपको निम्न चीज़ों को वहाँ पे सबमिट करना होगा। पहला तो है आपका खाता संख्या, आपका अकाउंट नंबर। इसके बाद देख रहे होंगे उसकी नीचे है IFSC कोड। फिर है बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता हो उसका नाम, और जहाँ पर भी वो बैंक हो, मतलब जहाँ पर वो बैंक सिचुएटेड हो, वो उसका मतलब कि शाखा, ब्रांच कहाँ पे है उसकी, उसके बारे में। फिर बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक का प्रथम पृष्ठ अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को अपलोड करना है, जिसमें खाता विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज जो है आपकी 100 KB की होनी चाहिए, और जो इमेज होगी वह JPG या JPEG प्रारूप में हो। मतलब जो उसका फॉर्मेट होगा वो 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। पासबुक का जो फ्रंट पेज होगा, जहाँ पे आपका पूरा विवरण दिया होगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह,
उसको आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने से पहले ये इंश्योर जरूर करें कि वो जो फॉर्मेट है क्या वो फॉर्मेट सही फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अभ्यर्थी 2021 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका को स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा, यह अनिवार्य है। कह रहा है इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2021 हैव टू अपलोड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी 2021 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनकी जो काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका कि कितने उनके अंक आए हैं वो उनको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी, ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो ही एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित ना हो। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आपकी जो प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट है तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित ना हो। दैट मीन्स कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका भी जो एग्ज़ाम दिए हैं अभी उनका डिक्लेयर नहीं होगा, जो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो अपने कॉलेज के प्राचार्य से अपनी जो इंटरनेट पे मार्कशीट पड़ी हुई है उसको वेरीफाई कराएं। और वेरीफाई कराने के बाद अगर वो विश्वविद्यालय से स्टूडेंट संबंधित है तो वहाँ का विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार होंगे उनसे सत्यापित कराएं। अगर वो कॉलेज से संबंधित हैं जो भी कैंडिडेट है तो अपने प्राचार्य से उस मार्कशीट को सत्यापित कराएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो पहला राउंड होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट जो काउंसलिंग राउंड होगा उसके बारे में। तो फर्स्ट काउंसलिंग राउंड के बारे में देख लेते हैं। स्टेट रैंक के आधार पर, जहाँ पे आपको देख रहे होंगे स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। जो आपकी काउंसलिंग होनी है वह स्टेट रैंक के आधार पर ही होनी है और वो चरणों में स्टेप्स में डिवाइड की जाएगी। केवल घोषित स्टेट रैंक, जो भी रैंक घोषित की गई है उसके भीतर आने वाले अभ्यर्थी उस चरण में भाग ले सकेंगे। कह रहा है जो रैंक घोषित की गई है उसके अंदर अगर आप आते हैं तब भी वो कैंडिडेट या वो स्टूडेंट्स उस चरण में भाग ले सकेंगे। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग से पहले घोषित किया जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं तो वेबसाइट पर जो आपकी एलयू की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे उसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। इसमें कह रहा है कि पंजीकरण प्रक्रिया, जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, करने वाले अभ्यर्थियों को 5,750 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में आपसे जो काउंसलिंग फ़ीस ली जाएगी वो 750 रुपये होगी और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में 5,000 रुपये, मतलब कि ओवरऑल आपको 5,750 रुपये सबमिट करना है। और वो जो काउंसलिंग होगी उसकी 750 रुपये है और जो अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में जो भुगतान आपसे लिया जाएगा वो 5,000 लिया जाएगा। का भुगतान जो आपको करना है, इसका जो भुगतान आप करेंगे वो केवल ऑनलाइन मोड के द्वारा, आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है, जैसा कि भी ऊपर हमने बताया था आपको, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस जो 5,000 रुपये होगी उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दी जाएगी। अगर आपको सीट नहीं मिल पाती है, किसी प्रकार से आपको रैंक नहीं आती है, तो आपकी जो फ़ीस है आपकी फ़ीस आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह उसकी पुष्टि नहीं करता है, मतलब आपकी अगर एक सीट आपको आवंटित हो जाती है लेकिन आप उसकी पुष्टि नहीं करते हैं तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेते हैं तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपये वापस नहीं होगी। अगर कोई एक सीट आपको कंफर्म हो जा रही है, सीट आपको आवंटित कर दी जा रही है लेकिन आपके द्वारा उसकी कोई पुष्टि नहीं की जाती है, ठीक है, सी या ही डज नॉट कन्फर्म इट, मतलब आप उसको कन्फर्म नहीं करते हैं,
तो जो कॉलेज में प्रवेश अगर उस कॉलेज में प्रवेश नहीं भी लेते हैं तो कॉलेज की जो अग्रिम फीस है वो 5,000 जो आपने जमा की थी अभी स्टार्टिंग में, भी इसलिए पॉइंट में मैंने बताया था, वो आपको वापस नहीं होगी। तो आपको अगर फीस ये आपको तभी वापस होगी जब आपको सीट आवंटित नहीं हो पाती है। अगर आपको सीट नहीं मिल पाती है तब भी ये 5,000 जो रुपीज़ आपको दिख रहे हैं वो वापस होंगे, अदरवाइज़ वापस नहीं होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। अगर आपको सीट आवंटित की जाती है और अगर आप उसको यस कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं अपने द्वारा, तो जो ये राशि होगी, जो राशि होगी क्रॉस की कॉलेज की जो पूरी राशि होगी जो आप सबमिट किए होंगे, समायोजित किए। मान लेते हैं किसी कॉलेज की फ़ीस जो है वो 50,000 या 55,000 है, तो 55,000 में आपका जो 5,000 आपने जमा किया था वो ऐड हो जाएगा। एटलीस्ट आपको 5,000 ही 50,000 ही जमा करना है। ओके गाइज, आपका जो 5,000 रुपया था वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। यदि जो आपकी जो अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है, मान लेते हैं महाविद्यालय शुल्क से आपने जो आपकी राशि है वो अधिक है, तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। आपकी जो एक्स्ट्रा जो आपने फी पे की है वो आपको वापस हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। काउंसलिंग शुल्क 750 नॉन रिफंडेबल है। द काउंसलिंग फ़ी ऑफ ₹750 इज़ नॉन रिफंडेबल। मतलब कि कहने का मतलब किसी भी दशा में आपको ये जो 750 रुपये आप जमा करेंगे जो काउंसलिंग कराएंगे ये आपको वापस नहीं होगा। बाकी अगर आपको आपका सीट कंफर्म नहीं होता है, आपको सीट आवंटित नहीं हो पाती है, तो जो है आपका ये 5,000 रुपये वापस हो जाएगा और इसके साथ जो 750 रुपये है वो वापस नहीं होगी क्योंकि वो काउंसलिंग फ़ीस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेप 2 है जो आपका जो चॉइसिंग फिलिंग है, जो स्टेप 2 है वो चॉइसिंग फिलिंग के लिए है। तो चॉइसिंग फिलिंग में हम देख लेते हैं जो चॉइसिंग फिलिंग के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में क्या कह रहा है यहाँ पे। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे। केवल वही अभ्यर्थी जो हैं अभ्यर्थी विकल्प भर सकेंगे। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल द चॉइस। जिन्होंने रजिस्टर किया है केवल वो ही इस फॉर्म को जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन होगा उसको फिल कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित सत्यापित करना होगा। जब आप चॉइस फिल करेंगे जो वहाँ पे ऑप्शन होगा तो वहाँ पे निम्नलिखित को सत्यापित करना पड़ेगा, उसमें नीचे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हेतु, जो संस्कृत बीएड विद्यालय थे विद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ का चयन करना है। मतलब कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन में तीनों वर्ष संस्कृत थी तो आपको वहाँ पे हाँ करना है। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने लिंग जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से उस विकल्प को सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार से जेंडर गलत हो जाता है तो उसमें सही होने का जो विकल्प होता है वो डिफ़ॉल्ट रूप में सेट होता है, तो उसको आप वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे। मतलब कि जो उनकी पसंद है, जो उनकी जो चॉइस चाहते हैं उसके आधार पर अपनी अभ्यर्थी उसमें विकल्प भरेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकता है। अभ्यर्थी इसमें कोई लिमिट सीमा नहीं है, जितना चाहे वो उतने विकल्प दे सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। मतलब कि अस्वीकृति से बचने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑप्शन को चूज़ करें, जो विकल्प हैं वहाँ पे उनको चूज़ करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्प को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव में आप जब भी विकल्प फिल करेंगे तो उनको सेव भी साथ में करते रहिएगा। जो डेटा सेव नहीं किया गया वो खो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं किसी प्रकार से आपका डेटा सेव नहीं कर पाते हैं तो आपका जो डाटा होगा वो सेव नहीं हो पाएगा, वो खो जाएगा, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए
विकल्प अंतिम है, जो भी विकल्प वो फिल करेंगे वो उनके लास्ट विकल्प होंगे। एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे ही वो विकल्प आपका लॉक हो जाता है उसको आप बदल नहीं पाएंगे। तो विशेष जब विकल्प भरेंगे तो आप दिमाग में सही ढंग से उसको बिठा लें कि ये बाद में लॉक होने के बाद चेंज नहीं होगा, तो सही ढंग से उसको फिल करना है। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थी को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्पों को भरना है। मैक्सिमम आप कॉलेज के जो विकल्प दिए होंगे उनको आपको फिल करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगी। क्लियर है? आपको अगर किसी ने विकल्प जमा कर दिया है, कोई भी कैंडिडेट है जिसने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की जो अंतिम तिथि है वह समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड में जो आपका प्रोसेस होगा, स्टेप थर्ड में कॉलेज आवंटन होंगे। स्टेप थर्ड में कॉलेज आवंटन होंगे, देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें आपको नेक्स्ट नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एक गाइडलाइंस दी है। क्या कह रहा है गाइडलाइंस? राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा। मतलब कि राज्य की जो आरक्षण नीति है, स्टेट रिजर्वेशन जो पॉलिसी होती है एजुकेशन के मामले में, वह उसका जो पालन किया जाएगा वो सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यथा नहीं। आपका जो सीट आवंटन की जो परिणाम है, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपके लॉगिन पर ही उपलब्ध होंगे। ठीक है? और कहीं उसके जो मान लेते को जो परिणाम आएंगे सीट आवंटन के, वो कहीं पर भी नहीं प्रकाशित किए जाएंगे, आपकी जो लॉगिन है वहाँ पे प्रकाशित किए जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सहायता प्राप्त सरकारी और स्वावित्त पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा। जो EWS कैटेगरी के हैं उनको सहायता प्राप्त जो एडेड कॉलेज होते हैं या जो गवर्नमेंट और स्वावित्त पोषित महाविद्यालय हैं उनमें ये आरक्षण का पालन किया जाएगा EWS का। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो स्टेप 4 होगा, अंतिम चरण जो है अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना। इसमें आपको बताया जाएगा कि जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें JEE B.Ed 2021 की वेबसाइट के माध्यम से अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। स्टेप 4 में प्रोविजनल अलॉटमेंट है ये आपका, कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड। आपको ये अलॉटमेंट जो लेटर है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपकी जो वेबसाइट है चाहे तो आप लखनऊ की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, वहाँ पे JEE B.Ed 2021 की वेबसाइट मिलेगी आपको, जो लिंक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर। नेक्स्ट देख लेते हैं। चरण 5 जो है आपका आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट किया जाना। चरण 5 जो आपको क्या कह रहा है, इसमें नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं उसके जो गाइडलाइंस हैं क्या कह रहे हैं। अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेजों को रिपोर्ट करना होगा। अभी जैसा पीछे पॉइंट में हमने बताया है कि जो आपका सह पुष्टि पत्र उसको डाउनलोड करना है। और इसमें ये भी कह रहा है कि अभ्यर्थी को जो कैंडिडेट्स हैं आवेदन की तारीख से 3 दिनों के भीतर, जिस दिन उसको कॉलेज अलॉट होगा उसके 3 दिनों के भीतर ही सभी मूल दस्तावेज ओरिजिनल कॉपीज़ और अनंतिम सह पुष्टि पत्र इन सभी को रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में जो कॉलेज उसको अलॉट होगा या जो भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, फिजिकली वेरीफाइड किए जाएंगे बाय द प्रिंसिपल वहाँ के। ठीक है सर? ठीक है गाइज। यदि अभ्यर्थी, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जब वो फिजिकली वेरीफाई करेंगे तो अगर वो मान्य नहीं होंगे तो उनका जो अभ्यर्थन है निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं रिपोर्टिंग के लिए, जो ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जाके वो देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जो है पूल काउंसलिंग राउंड है, तो पूल काउंसलिंग राउंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद, जब पहला राउंड पूरा हो जाएगा काउंसलिंग का बाद, कॉलेजों में रिक्त सीटों की पूल काउंसलिंग से भरा जाता है। पहले राउंड जो होगा काउंसलिंग का अगर वो पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद
जो कॉलेज में जो बच जाती सीटें, जो बची हुई सीटें होती हैं कॉलेजों में, जो रिक्त सीटें होती हैं, उनको फिल करने के लिए पूल काउंसलिंग से उनको भरा जाता है। ओके गाइज, तो देख लेते हैं इसमें क्या करना होता है। तो पूल का जो होगी, पूल काउंसलिंग होगी जो, वो चरण में डिवाइड की गई है। तो पहले चरण में हम देख लेते हैं पूल चरण फर्स्ट, पंजीकरण। तो पहले में भी आपको वही प्रोसेस करना है जो काउंसलिंग के टाइम आपने प्रीवियस जो स्टेप्स हैं उसमें किया था। तो पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर के काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है, जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं। कह रहा है कि पूल काउंसलिंग में के लिए अब केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, ध्यान देना गाइस, केवल पूल काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, जो फर्स्ट जो राउंड है उसमें भाग नहीं लिया है। केवल वही विद्यार्थी, वही कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके गाइस, या किसी भी प्रकार से जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं हो पाया, राउंड 1 में किसी प्रकार से उसको कोई कॉलेज नहीं आवंटित हो पाया है, तो उनके लिए पूल जो रजिस्ट्रेशन होता है, पूल रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है पूल काउंसलिंग में जो पहला चरण है उसका। जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी, मतलब कि राउंड 1 में जो सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया गया, उन्हें पूल काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने की पूरी फीस देनी होगी। कह रहा है, कहने का मतलब यह कि जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी, राउंड 1 जो हुआ था काउंसलिंग का उसमें सीट उनको आवंटित कर दी गई थी, लेकिन जो सीट थी कन्फर्मेशन फ़ीस का भुगतान नहीं किया गया था, उनके द्वारा सीट कन्फर्मेशन का भुगतान नहीं किया गया था, उन्हें पूल काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने की पूरी फीस देनी होगी। राउंड 2 में अगर वो भाग लेते हैं, तो जो फीस होगी उसकी फ़ीस आपको पूरी देनी होगी। ओके गाइज, नेक्स्ट बात लेते हैं। पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह ही है, मतलब कि कह रहा है कि जो पूल काउंसलिंग है, जो उसकी जो जैसी भी प्रोसेस थी पहली काउंसलिंग की, सेम एज वो पूल काउंसलिंग की भी तरह है। ठीक है, जो पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया है पहली काउंसलिंग की तरह ही है। तो अभ्यर्थी को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क भी देना होगा और पूर्ण कॉलेज शुल्क भुगतान करना होगा, तत्पश्चात विकल्प भरना होगा। कह रहा है कि जो पूल काउंसलिंग है वो पूरी सेम एज प्रोसेस पहले वाले काउंसलिंग की तरह है। तो उसमें अभ्यर्थी को पंजीकरण भी करना होगा, पंजीकरण का शुल्क जो 750 रुपये था वो भी भरना होगा, पूर्ण कॉलेज शुल्क भुगतान भी करना होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि लॉगिन करके अपने बैंक खाते का विवरण करना होगा। सेम प्रीवियस कह रहा है कि जो पहला जो काउंसलिंग का राउंड था सेम वैसे ही आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। लॉगिन करने पर इन्हें अपने बैंक खाते का विवरण भरना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि पूल चरण 2 काउंसलिंग शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान, इसके क्या गाइडलाइंस हैं उनको हम देख लेते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो कह रहा है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क के रूप में सेम है 750 रुपये जमा करना है और रुपये 51,250 पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जो अप्रतिदेय हैं जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी। सेम पिछली वाले पॉइंट्स की तरह है। जो पहला राउंड या जो पूल काउंसलिंग फर्स्ट है या जो पहली काउंसलिंग है उसी की तरह इसमें भी गाइडलाइंस हैं कि जो पूल काउंसलिंग 2 है उसमें जो शुल्क है आपका, जो काउंसलिंग शुल्क है वो 750 रुपये है। उसके बाद जो आपकी पूर्ण कॉलेज शुल्क है वो है 51,250। किसी भी तरह से आपको अगर सीट आवंटित नहीं हो पाती तो 51,250 जो है आपका ये वापस हो जाएगा, रिफंडेबल है। अगर और जो काउंसलिंग शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूल चरण 3 विकल्प भरना। अब पूल चरण जो 3 है उसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें आपको चॉइसिंग फिलिंग है। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को अपना निम्नलिखित विवरण को सत्यापित करना होगा। कह रहा है कि सेम ये सभी पॉइंट उसी तरह हैं जो पहली राउंड में, जो पहला जो आपका काउंसलिंग राउंड था सेम उसी तरह से सारे पॉइंट्स हैं। तो आप एक एक करके, मैं PDF नीचे लिंक में दे दूंगा, एक एक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं
स्टेप 4 की, जो पूल चॉइस 4 जो है कॉलेज आवंटन है। तो स्टेप 4 में हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, क्या इसके दिशा निर्देश हैं स्टेप 4 में कॉलेज अलॉटमेंट। फिर देखते हैं कि कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक के साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर होगा। सीधे क्लियरली कह रहा है कि जो कॉलेज का आवंटन होगा नियम के अनुसार होगा। अभ्यर्थी की जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग ही उसकी काउंसलिंग के दौरान जो वरीयता दी जाएगी, काउंसलिंग के दौरान रैंक के अकॉर्डिंग ही वरीयता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वही बात कह रहा है कि राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त जो एडेड कॉलेज हैं और जो सरकारी कॉलेज में ही किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई रिजर्वेशन पॉलिसी होती स्टेट की तो वो एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो वही बात है कि EWS रिजर्वेशन विल बी अलॉटेड इन एडेड गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सीट आवंटन परिणाम अभ्यर्थी को लॉगिन कर उपलब्ध होगा। जो आवंटन अगर सीट का जो परिणाम हो वो अभ्यर्थी की लॉगिन पर ही उपलब्ध होगा। तो जो 5 है, जो पूल है, जो 5 पूल के बारे में देख लेते हैं। 5 पूल क्या कह रहा है। सेम 4 पूल ये कह रहा है कि अनंतिम आवंटन शाह पुष्टिकरण पत्र डाउनलोड करना। स्टेप 5 जो है पूल का वो ये कह रहा है कि अनंतिम आवंटन शाह पुष्टिकरण पत्र डाउनलोड करना है। और फिर उसके बारे में आपको जो डिटेल दी है नीचे की तरफ देख रहे होंगे, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें JEE B.Ed 2021 की वेबसाइट से अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। ये प्रीवियस की तरह ही है, पिछला जो मैंने बताया उसी की तरह है। तो सारे काम आपको हर स्टेप में वही काम करने हैं जो काउंसलिंग के दौरान आप कर रहे थे, जो पहली काउंसलिंग के दौरान जितने भी गाइडलाइंस थे वही। राउंड 3 के बारे में गाइस देख लेते हैं, जो सीधा प्रवेश से रिलेटेड है। जितने भी गाइडलाइंस है वो मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। तो देखते हैं क्या कह रहा है। काउंसलिंग का यह चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाता है। जो सीधा प्रवेश है, राउंड 3 जो है, जो सीधा प्रवेश है, वो यह चक्र जो होता है, जो राउंड होता है, वो कॉलेज स्तर पर ही किया जाएगा। सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेजों द्वारा अपनाई गई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी उसके विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे, उनको आप जाके वहाँ पे पढ़ लेंगे। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौरान भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। अगर आपके पास वो रैंक होती है जिस रैंक पे ये कॉलेज जो है आपको अपना कॉलेज अलॉट कराएंगे, वो रैंक अगर आपके पास है, वैध रैंक, कॉलेज स्टेट की जो वैध रैंक है, उसी के आधार पर ही आप इसमें भाग ले पाएंगे। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी तक दिया जा सकता है जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हों। मान लेते हैं किसी कॉलेज में काउंसलिंग हो गई, कह रहा है कि अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है, कॉलेज में प्रवेश तभी आपका हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन में, या डायरेक्ट जो आपका राउंड 3 होगा, जो डायरेक्ट एडमिशन की बात कहता है, उसमें अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली रह जाती थी। अगर प्रथम काउंसलिंग होगी और पूल काउंसलिंग भी हो जाएगी फिर भी उस कॉलेज में सीटें खाली हैं, तो वो कॉलेज जो है सीधे प्रवेश के द्वारा अभ्यर्थियों को उसमें सीटें आवंटित कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र भी हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो पात्र हैं। जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। प्रथम जो काउंसलिंग हुई थी उनमें किसी भी महाविद्यालय में उनको प्रवेश नहीं दिया गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया है, पूल काउंसलिंग में भी उनको कॉलेज नहीं मिला है, मतलब कि जो चरण पहला था और जो दूसरा था उसमें भी आपका नहीं होता है। जिन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है 3, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर है इन सभी को वो सीधे प्रवेश मिल सकता है या सीधे प्रवेश के लिए वो पात्र हैं। फिर आता है कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण को सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा। कह रहा है कॉलेज जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण जो विवरण हैं अभ्यर्थी के, उनको लखनऊ वेबसाइट की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उनसे वेरीफाई करेगा कॉलेज,
और वेरीफाई करने के बाद ही जो है उसको सीधा प्रवेश मिल पाएगा। नीचे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी का सत्यापन जेईई बीएड परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों में पर भेजे गए ओटीपी के दर्ज करके करना होगा। अभ्यर्थी का सत्यापन होगा जेईई बीएड परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओटीपी के द्वारा दर्ज करके करना होगा। ठीक है, आपके पास एक वैध फ़ोन नंबर या आपके पास एक वैध मोबाइल होना चाहिए और वो मोबाइल में जिस पे आपने जो नंबर लगाया है उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए। आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपको ओटीपी आएगी। ठीक है गाइज, नीचे बढ़ते हैं। तो सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क रुपये 750 का भुगतान करना होगा। सेम वही है, काउंसलिंग फ़ीस आपकी 750 रुपये ही है। शुल्क कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा। जो शुल्क है आपका, जो डायरेक्ट एडमिशन का जो शुल्क होगा वो कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा। ठीक है, जो कॉलेज स्तर पर जो भी फीस वो डिसाइड करेंगे कॉलेज के लोग या कॉलेज के स्तर या कॉलेज के जो एकेडमिक रूल्स हैं उनके द्वारा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश है राउंड 4। आपका जो राउंड 4 होना है वो मिनॉरिटीज़ सीट्स के लिए है। तो क्या है उसके गाइडलाइंस, उनको हम देख लेते हैं। अल्पसंख्यक महाविद्यालय को अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश का अधिकार होता है, कॉलेज का ही अधिकार होता है। किंतु प्रायः उनके अल्पसंख्यक महाविद्यालय स्वयं की परीक्षा आयोजन न करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में चयन करके अपनी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करते हैं तथा बाद में प्रवेशित छात्रों की सूची को सत्यापित करने हेतु प्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक समय तथा श्रम लगता है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अल्पसंख्यक संस्थानों की सुविधा हेतु काउंसलिंग को एक अतिरिक्त चक्र प्रस्तावित किया जा रहा है। ठीक है, ये बात इसमें कही जा रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिनॉरिटीज़ को एडमिशन को लेके कह रहा है कि अल्पसंख्यक संस्थान पहले ही अपनी गैर अल्पसंख्यक सीटों, कॉलेज की 50% सीटें जो होती हैं के लिए नियमित काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि काउंसलिंग का यह चक्र सिर्फ अल्पसंख्यक सीटों के लिए ही होगा। जो राउंड 4 होगा, जो काउंसलिंग जो राउंड 4 जो काउंसलिंग जिस राउंड 4 में जो भी काउंसलिंग होगी वो मिनॉरिटीज़ की एडमिशन को लेके ही होगा। केवल कॉलेज की शेष 50% जो सीटें होती हैं, अगर अल्पसंख्यक संस्थान चाहते हैं तो काउंसलिंग के दौर के माध्यम से अल्पसंख्यक सीटों को भर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जो मिनॉरिटीज़ के एडमिशन को लेके हैं, डायरेक्ट एडमिशन को लेके हैं, कह रहा है काउंसलिंग को यह चक्र अल्पसंख्यक संस्थानों के अनिवार्य नहीं है। काउंसलिंग का जो यह चक्र है, जो राउंड है, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं है। केवल वे अल्पसंख्यक संस्थान जो जेईई बीएड 2021 की मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से अपनी अल्पसंख्यक सीटें भरना चाहते हैं भाग ले सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है, भरना चाहें तो भर सकते हैं, ये कॉलेज ही काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है देख लेते हैं। अल्पसंख्यक संस्थान बीएड की शर्तों को पूरा कर उस विश्वविद्यालय जिससे वो संबंध है की सहमति से किसी अन्य प्रक्रिया से अल्पसंख्यक सीटों पर अपना प्रवेश करा सकते हैं। इस स्थिति में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची का सत्यापन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो प्रवेशित छात्र उनकी सूची का सत्यापन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है बीएड की शर्तों को पूरा कर, और जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, जो मिनॉरिटी जो संस्थान होते हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, बस वो बीएड की शर्तों को पूरा कर उस विश्वविद्यालय जिससे वो संबंध है, जिससे वो लिंक हैं कॉलेज, सहमति से किसी विश्वविद्यालय की सहमति से, जिस विश्वविद्यालय से वो कॉलेज लिंक होंगे उसकी सहमति से किसी अन्य प्रक्रिया से अल्पसंख्यक सीटों पर अपना प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। काउंसलिंग का यह चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाएगा, सेम एज प्रीवियस राउंड की तरह। जो काउंसलिंग का जो चक्र है कॉलेज स्तर पर किया जाएगा। सीधे प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दिए जाएंगे। आपको जो दिशा निर्देश हैं, जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं काउंसलिंग का जो ये चक्र है उसके बारे में, जो सीधा प्रवेश से रिलेटेड है, मिनॉरिटीज़ से संबंधित हैं, उसका जो विस्तृत दिशा निर्देश है जल्द ही आपकी लखनऊ की वेबसाइट जो है उस पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक दर्जे वाले कॉलेजों में नियमित सीटों पर प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 1 किया जाएगा। राउंड 4 में केवल अल्पसंख्यक सीटों पर ही दाखिल होंगे। कह रहा है कि जो राउंड 4 होगा, जैसा कि बताया मैंने पहले भी, कि वो सिर्फ राउंड 4 जो होगा, राउंड 4 केवल अल्पसंख्यक सीटों पर ही दाखिल होंगे। राउंड 4 में केवल जो मिनॉरिटी सीट्स हैं उन्हीं पर ही दाखिल होंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौर में भाग ले सकते जिनके पास वैध राज्य रैंक है। सेम पिछले जो दिशा निर्देश हमने बताए थे वही हैं आपकी। अगर कॉलेज में अगर जो मिनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट हैं उसमें अगर आप
डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास वैध रैंक होनी चाहिए, तभी आपका जो है एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है मिनॉरिटीज़ में। ठीक है। अभ्यर्थियों को किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेजों की अल्पसंख्यक सीटों पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेज की, जो भी अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उनकी अल्पसंख्यक जो सीटें हैं उन्हीं पर कैंडिडेट को प्रवेश दिया जाएगा, दिया जा सकता है, दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के किसी भी दौर में प्रवेश नहीं दिया गया, केवल वही अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश के पात्र हैं। होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थियों को विवरण सत्यापन करना होगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा। ठीक है, जो नियम होंगे उसके अनुसार आपको सीधे प्रवेश दिए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभ्यर्थियों का सत्यापन जेईई बीएड परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके करना होगा। ओके, आगे बढ़ना है। अल्पसंख्यकों सीटों पर सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को काउंसलिंग शुल्क 750 रुपये, सेम एज प्रीवियस राउंड की तरह, या जो सबसे पहले आपने काउंसलिंग फीस सबमिट की थी जो पहले राउंड में, वही आपको काउंसलिंग फीस सेम है सभी जगह पे। फिर कह रहा है कि शुल्क कॉलेज स्तर पर जमा होगा, जो भी शुल्क डिसाइड होगा वो कॉलेज स्तर पर आपका जमा होगा। आगे देख लेते हैं। जो जेईई बीएड 2021-2023 के लिए जो काउंसलिंग होगी उसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। स्टेट रैंक आपको दिख रही होगी सबसे ऊपर, ये आपको दिख रही होगी स्टेट रैंक 1 और स्टेट रैंक 2, इनके बीच में कहने का मतलब है स्टेट रैंक 1 से और स्टेट रैंक इतने तक 75,000, 1 से 75,000 तक अगर आपको आपकी रैंक है तो आप जो है फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। अगर 75,000 से आपके ऊपर जा रही है, 75,001 से लेके आपकी जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इतनी रैंक है, 75,001 से लेके इतनी, और फिर इतने से लेके इतनी अगर आपकी रैंक है, और फिर अगर इतने से लेके अगर इतनी रैंक है इतनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जेईई बीएड 2021-23 के लिए जो प्रोसेस है, जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से होगा। जिनकी रैंक आपको दिख रहा होगा, जिनकी रैंक जो है स्टेट रैंक 1 से स्टेट रैंक तक, ये 1 से 75,000 के बीच के जो कैंडिडेट जिनकी रैंक 1,000 से 75,000 के बीच में है वो फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जिनकी स्टेट रैंक जो है 75,000 से लेके 2 लाख तक है वो फेज़ सेकंड में जाएंगे। फिर 2 लाख से 2,01,000 से लेके 3,50,000 तक जिनकी रैंक है वो फेज़ 3 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इसके बाद जो 3,50,001 से लेके टिल लास्ट तक वो फेज़ 4 में करेंगे। ओके, इसके बाद पूल के बारे में बात कही गई है, पूल के बारे में देखना है। फिर डायरेक्ट एडमिशन के बारे में जो गाइडलाइन है उनके बारे में बात कही गई है। ये कुछ काउंसलिंग शेड्यूल है, और इस काउंसलिंग शेड्यूल में जो जिनकी रैंक 1 से 75,000 तक है वो फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर से स्टार्ट होगा। ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका 17 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो है जिनकी रैंक उससे ऊपर है, जो आपको अभी मैंने बताया 75,001 से लेके 2 लाख के बीच में जिनकी रैंक है, वो फेज़ 2 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फेज़ 2 का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, फेज़ 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगा। जिनकी रैंक 75,001 से लेके 2 लाख के बीच में है, ठीक है, वो फेज़ सेकंड में आएंगे, और उनको जो रजिस्ट्रेशन करना है 25 सितंबर से उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। जिनका फेज़ 3 में रजिस्ट्रेशन जिनको कराना है, फेज़ 3 के लिए जो रैंक है स्टेट रैंक वो आपको मैंने बता दी है। फेज़ 3 के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके जो फेज़ 3 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो हैं सितंबर 30 से। अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे 30 सितंबर से उनके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। फेज़ 3 की जो कैटेगरी की जो रैंक है, जितनी भी स्टेट रैंक आई है फेज़ 3 के लिए, वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सितंबर 30 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम फेज़ 4 के लिए। फेज़ 4 की जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा? फेज़ 4 जो है आपका वो अक्टूबर 5 से स्टार्ट होगा फेज़ 4 के लिए। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, जिससे आपको हमारे चैनल द्वारा लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू सो मच गाइज।